हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी ए ट्यूटर्स। सो आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एसए 210 की रिवीजन, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एसए 210। नाउ इफ यू वांट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, check the playlist named essay concepts wherein you will find the concept wise videos. Okay, so let's move further. तो ऑडिटर ने कोई भी एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है या फिर कंटिन्यू करनी है। एक्सेप्ट मतलब न्यू एंगेजमेंट, कंटिन्यू मतलब कोई भी ओल्ड एंगेजमेंट, रिकरिंग एंगेजमेंट जो है वो करने से पहले उसने क्या देखना है, इफ द प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट एंड देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो फॉर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और प्री कंडीशंस देखने हैं। अगर ये प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर ने क्या करना है, उसने पहले डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ कि क्यों ये कंडीशंस प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर मैनेजमेंट फिर भी मना कर देता है या फिर कुछ नहीं होता उससे, तो उसने क्या करना है, लॉ और रेगुलेशन में पहले देखना है कि इफ ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो अगर इफ अलाउड बाय लॉ और रेगुलेशन, देन ऑडिटर ने वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो सब कुछ प्री कंडीशंस के ऊपर बेस्ड रहता है। So what are those preconditions for an audit? First is, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क FRF is acceptable for that entity if it is acceptable. Then मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए, मतलब एक्नॉलेज भी करनी चाहिए एंड अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए। सिर्फ अंडरस्टैंड करेगा तो कुछ फायदा नहीं है, उसने एक्नॉलेज भी करना है, मानना भी है ना। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैनेजमेंट की? फर्स्ट इज, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर तो मैनेजमेंट ही करेगा, ऑडिटर नहीं जाके करेगा प्रिपेयर। सो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि इफ इट इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी होने चाहिए। तो ऐसे होने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल होता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास ही होती है। सो फॉर इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ साथ फॉलो करता है वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। देन क्या है, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बट अब ये जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको ऑडिटर को उसने देना चाहिए। तो टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ क्या, एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को रिलेवेंट लगती है उसका एक्सेस ऑडिटर को देना है। फिर शायद ऐसे हो सकता है कि ऑडिटर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, जो मैनेजमेंट ने दी वो तो ठीक है, बट उसके भी अलावा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी तो मैनेजमेंट ने वो देनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज, उसको अगर किसी के साथ इंक्वायरी करनी है ऑडिटर को, तो उसके लिए भी उसे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना चाहिए टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमाइंस इट नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो प्री कंडीशंस क्या क्या हो गए, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो एक्सेप्टेबल है क्या, वो ऑडिटर ने देखना है। फिर आगे आते हैं सारे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा क्या है, उसको फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल नेसेसरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। और जो भी इसने बनाया है वो उसने ऑडिटर को देना चाहिए। तो क्या क्या देना चाहिए, ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी उसको लगता है रिलेवेंट है मैनेजमेंट को। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर मांगता है, जैसे हम मांगते हैं ना कोई सपोर्टिंग्स होते हैं, तो वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना है। एंड अगर किसी के साथ इंक्वायरी करनी है, वो कोई भी हो विद इन द एंटिटी, उसके पास उसने अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑडिटर को देना है। सो दीज आर द प्री कंडीशंस। अब जो हमने देखा अभी कि FRF जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ कौन से फैक्टर्स आप देखोगे, ऐसे ही मन से नहीं तो बोलोगे ना कि एक्सेप्टेबल है FRF। तो इसके लिए फैक्टर्स होते हैं, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी, then whether law regulation prescribes the AFRF applicable financial reporting framework and purpose of the financial statements, है ना। तो FRF एक्सेप्टेबल होने के लिए आपके पास जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, इमेजिन कर लो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए हैं, ओके आप पहले देखोगे कि नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मतलब स्टैंड लोन है, कंसोलिडेटेड है, राइट। तो हो गया नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आप एंटिटी का नाम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप की एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिस्टेड है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो भी है। तो उसके बेसिस पे आप देखोगे कि आपने अगर CA की पढ़ाई की है, आपको पता है लॉ के बेसिस पे कौन सा AFRF वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो लॉ रेगुलेशन कौन सा प्रिस्क्राइब कर रहा है इसके लिए AFRF, एंड देन आप देखोगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कौन पढ़ेगा, तो इसका पर्पस क्या है।
ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी। और फिर आते हैं कि AFRF नॉर्मली एग्जिबिट्स द एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से होते हैं उसमें। रिलेवेंट होना चाहिए जो भी आप बता रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो रिलेवेंस। कंप्लीट होना चाहिए, कुछ भी ओमिट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कंप्लीटनेस। न्यूट्रलिटी मतलब अनबायस्ड होना चाहिए जो भी आप बता रहे हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्लियर कंसाइज होना चाहिए जो भी आप बता रहे हो। एंड देन रिलायबल भी होना चाहिए। तो रिलेवेंस, कंप्लीटनेस, न्यूट्रलिटी, understandability and reliability. So these are the factors relevant to auditor's determination of acceptability of FRF. Now हमने acceptability तो देख ली, बट अभी हमें ऐसे लगा कि जो भी FRF है वो unacceptable है। जैसे कि हम मानते हैं कि अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए सारा अकाउंटिंग, बट सपोज कैश बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। एंटिटी खुद के मन से नहीं कर रही है, बट लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया इसलिए वो करिए, बट हमारे अकॉर्डिंग वो जो FRF है वो अनएक्सेप्टेबल है। तो इन केसेस में आपको एक्सेप्ट करनी है एंगेजमेंट ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। तो कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट है कि मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अवॉइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग मिसलीडिंग। तो मिसलीडिंग नहीं हो इसलिए आपने मैनेजमेंट को बोलना है कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स दो। तो मैनेजमेंट का काम तो यहाँ पे हो गया, एडिशनल डिस्क्लोजर उसने दे दिया। आपका काम क्या है? आपके टर्म्स में ऐसे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए कि ऑडिटर के रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू द एडिशनल डिस्क्लोजर्स। सो मैनेजमेंट ने जो भी एडिशनल डिस्क्लोजर्स दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑडिटर क्या करेगा? अपने रिपोर्ट में भी एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालेगा, जिसकी वजह से यूजर्स का अटेंशन जो है वो उस तरफ जाएगा, एडिशनल डिस्क्लोजर्स की तरफ। एंड देन unless the auditor is required by law regulation, the auditor's opinion on the financial statements will not include the phrases such as present fairly in all material respects और give a true and fair view। क्योंकि नहीं दे रहे true and fair view, इसलिए आपने ये नहीं बोलना है अपने रिपोर्ट में। ठीक है। नाउ अगर ये दोनों कंडीशंस या फिर इसमें से कोई एक कंडीशन शायद प्रेजेंट नहीं है, so if the above conditions are not present and auditor is required by law regulation to undertake the audit engagement, तो ये present नहीं है तो आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, बट लॉ रेगुलेशन बोलता है कि नहीं आपको फिर भी एक्सेप्ट करना है। तो आपने क्या करना है? तो ऑडिटर ने क्या करना है कि ये क्योंकि ये मिसलीडिंग ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपने उसका जो इफेक्ट है कितना मिसलीडिंग है वो आपने देखना है, इवेल्युएट करना है द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और क्या करना है? आपने इंक्लूड अ अप्रोप्रिएट रेफरेंस टू दिस मैटर इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपके पास जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होगा उसमें आपने टर्म्स में बताना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मिसलीडिंग है, कितने मिसलीडिंग है इसका इफेक्ट भी आपने इवेल्युएट किया है। ओके, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है बट प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन है, तो आपने कंडीशंस क्या क्या देखनी है कि मैनेजमेंट ने एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने के लिए तैयार होना है और आपने भी अपने रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालना है, और कोई भी ऐसे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू जैसे मिसलीडिंग टर्म्स आपने नहीं यूज करने हैं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है प्रेजेंट या कोई भी एक कंडीशन नहीं है प्रेजेंट और फिर भी आपको लॉ रेगुलेशन बोलता है कि एक्सेप्ट ही कर लो ये एंगेजमेंट, तो आपने क्या करना है? मिसलीडिंग नेचर कितना है उसका इफेक्ट आपने इवेल्युएट करना है एंड देन उसका रेफरेंस आपने अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में देना है। ओके, अब आप मैनेजमेंट के नखरे सुनो, क्या क्या नाटक करता है मैनेजमेंट। तो पहले तो उसने क्या किया? इम्पोज किया लिमिटेशन ऑन स्कोप, मतलब बोलता है कि मैं कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा ही नहीं, ऐसे मैनेजमेंट बोल रहा है। सो इफ मैनेजमेंट और TCWG इम्पोज लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, पहले से ही उसने नखरे करना स्टार्ट कर दिया है और आपको लगता है ऑडिटर बिलीव्स कि ये जो लिमिटेशन है इसकी वजह से मेरा जो ओपिनियन है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मेरा ओपिनियन जो है वो डिस्क्लेम करना पड़ेगा। सो दिस लिमिटेशन विल रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दैट केस उसने वो एक्सेप्ट नहीं करनी है एंगेजमेंट। अब ये लॉ रेगुलेशन बीच में आता ही है, सो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन आपने ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है, ऐसी लिमिटेड एंगेजमेंट। ओके, अब दूसरे नखरे क्या है कि आपने एक्सेप्ट तो कर लिया सब कुछ ठीक है, बट बीच में ही मैनेजमेंट आके बोलता है कि कुछ चेंज हो गया है टर्म्स में। ठीक है, उसको टर्म्स चेंज करने कुछ ना कुछ। तो क्या आपको देखना है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या? जो भी मैनेजमेंट बोलता है उसमें रीजनेबल कुछ बोल रहा है क्या वो? अगर नहीं, नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन, देन यू शुड नॉट एग्री टू चेंज द टर्म्स, मैं ओरिजिनल एंगेजमेंट ही करूंगा, ऐसे आपको बोलना है।
अगर बीच में आता है कभी बोलता है कि ऑडिट मत करो, रिव्यू कर दो क्योंकि जल्दी से हो जाएगा खत्म, ऑडिट में बहुत टाइम जाएगा, रिव्यू में उतना टाइम नहीं जाएगा, तो आप लोअर एश्योरेंस दो, मुझे कोई वो रीजनेबल एश्योरेंस एंड ऑल नहीं चाहिए, लोअर एश्योरेंस कर दो और जल्दी से ऑडिट खत्म कर दो। तो इसलिए बोला इफ रिक्वेस्टेड टू चेंज टू लोअर एश्योरेंस, फिर भी आपको क्या करना है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखना है। बस टाइम ज़्यादा लगे इसलिए ऐसे बोल रहा है तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आपको वो देखना है। बट अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, आपको लग रहा है कि इफ इट इज रीजनेबली जस्टिफाइड और आपने माना कि ठीक है मैं टर्म्स चेंज कर लूंगा ऑडिट के, तो क्या करना है आपको स्टेप कि ऑडिटर एंड मैनेजमेंट मस्ट एग्री एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स इन द एंगेजमेंट लेटर रिटर्निंग एग्रीमेंट। सिंपल, क्योंकि टर्म्स चेंज हो रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट के, इसलिए आपने वो नए टर्म्स जो है वो रिकॉर्ड करने हैं अपने एंगेजमेंट लेटर में। लेकिन अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है और आप एग्री नहीं कर रहे हो टू चेंज द टर्म्स और मैनेजमेंट भी ऐसे बोल रहा है कि नहीं मैं भी आपको ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट कैरी करने नहीं दूंगा, परफॉर्म करने नहीं दूंगा, तो दोनों ये कर रहे हैं कि ऑडिटर भी नहीं मान रहा है टर्म्स चेंज करने के लिए और मैनेजमेंट भी नहीं मान रहा है कि आप ओरिजिनल मत करो, तो इन दैट केस क्या करना है आपको एक सीधा एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है। अगेन इफ लॉ अलाउज, लॉ बीच में आता ही है, तो आपको पहले लॉ का देखना है इफ यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, और अगर इफ यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट तो आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है, मतलब सबको बता के जाना है आपने। डिटरमाइन द ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट सर्कमस्टेंसेस टू TCWG, ओनर, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, अथॉरिटीज जो भी है सारे, आपने उनको बता के जाना है कि ये ऐसे कर रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले विड्रॉ करना है, शांति से विड्रॉ नहीं करना है, सबको बता के विड्रॉ करना है। ओके, तो पहले तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखना है, अगर नहीं है तो डोंट एग्री टू चेंज, अगर है आपने चेंज किया तो रिकॉर्ड कर लो वो जो भी नए टर्म्स है वो एंगेजमेंट लेटर में। बट अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, आप नहीं एग्री कर रहे हो चेंज करने के लिए, मैनेजमेंट भी नहीं एग्री कर रहे आपको ओरिजिनल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, तो आपने सीधा विड्रॉ करना है और बता के विड्रॉ करना है सबको, है ना। ओके, नाउ इफ रिक्वेस्टेड टू चेंज टू लोअर अश्योरेंस, मतलब ऑडिट से अगर रिव्यू एंगेजमेंट वो टर्न हो रही है एंड इफ देर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो हमने देखा ना कि वो एग्री करेगा और वो चेंज भी करेगा टर्म्स एंड रिकॉर्ड भी करेगा अपने एंगेजमेंट लेटर में। सो इन दैट केस क्या बोला है कि द वर्क परफॉर्म्ड, आगे से जो भी आप काम करोगे ये चेंज एंगेजमेंट पे, सो वो जो भी काम है वो वर्क टू बी परफॉर्म्ड एंड द रिपोर्ट टू बी इशूड, इसके ऊपर जो भी रिपोर्ट जाएगा आपका रिव्यू रिपोर्ट होगा शायद वो, तो दैट वुड बी दोज अप्रोप्रिएट टू रिवाइज एंगेजमेंट ऑब्वियसली। एंड क्या बोला है कि द रिपोर्ट ऑन द रिलेटेड सर्विस वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट ही चेंज होगी तो आप ओरिजिनल का आप नहीं बताओगे उस रिपोर्ट में, राइट। तो रिवाइज्ड के लिए ही आपका रिपोर्ट बनेगा, इसलिए आपने इसका रेफरेंस नहीं देना है, ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का रेफरेंस नहीं देना है। एंड एनी प्रोसीजर्स दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड इन द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, ऑब्वियसली आप ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट कंडक्ट नहीं कर रहे हो तो आप उसमें जो जो भी प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हो उसका भी रेफरेंस नहीं दोगे। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, where the audit engagement is changed to a engagement to undertake agreed upon procedures and thus reference to the procedures performed is a normal part of the report। agreed upon procedures मतलब क्या, किसी एक चीज के लिए आपको ऑडिट करने के लिए बोला है, सपोज इन्वेंटरी के लिए, और आपने इन्वेंटरी के रिलेटेड ही प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं आप अपने ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट में। तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में हम रिपोर्ट जब इशू करते हैं तब उसमें हम वही बोलते हैं कि हमने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म की फॉर दैट पर्टिकुलर बैलेंस। तो क्योंकि आपने इन्वेंटरी के ही प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे और आपने अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का काम आपके पास आ गया है, इन्वेंटरी का ही काम आपके पास आ गया है, तो आपका नॉर्मल पार्ट ही हो गया वो रिपोर्ट का, तो इन दैट केस आप वो मेंशन कर सकते हो। बट अदरवाइज आपने सपोज रिसीवेबल्स का काम किया है, मैंने ये भी काम किया है, मैंने फिक्स्ड एसेट का भी काम किया है, ये सब आपको नहीं बताना है अगर आपको सिर्फ इन्वेंटरी के ऊपर रिपोर्ट करना है ना। So these points you need to keep in mind in case you agree to change the terms. Okay. अब इतना जो बोल रहे हैं एंगेजमेंट लेटर वो होता क्या है? इट इज अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट बिटवीन किस के बीच में होगा, ऑब्वियसली ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच में होगा। जो क्या काम करता है, इट रिकॉर्ड्स द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इट्स सिंपली लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स होते हैं सारे, अपना ऑडिट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही मान लो। तो सारे ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स जो है वो एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड होते हैं एंड इट इज द फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और TCWG एज अप्रोप्रिएट। द एग्रीड टर्म्स शैल बी रिकॉर्डेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, वही लिखा है। ओके, अब उसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं।
तो मेन कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, आप ऑडिट कर रहे हो राइट, तो उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप तो बताओगे, क्योंकि आपने भी ऐसे 200 पढ़ा था, आपको भी ऑब्जेक्टिव्स पता नहीं थे, तो मैनेजमेंट को भी नहीं पता होंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, दोनों के बीच में हो रहा है ना, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच में जो भी कुछ चीज़ें चल रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के आएंगे, ऑडिटर के एंड मैनेजमेंट के। फिर क्या है कि आप ऑडिट किसका करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे, तो इसलिए वो जिसके बेसिस पे बनते हैं AFRF, हमें वो एक्सेप्टेबल है या नहीं वो देखना पड़ता है ना, इसलिए आप आइडेंटिफाई तो करोगे पहले कि विच AFRF इज बीइंग अप्लाइड, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे इंड एस हो गया, IFRS हो गया। एंड अपना मेन काम क्या है, रिपोर्ट करने का, तो इसलिए जिस फॉर्म में जिस जैसे कंटेंट्स में आप रिपोर्ट करने वाले हो उसका आपको रेफरेंस देना है, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। और फिर उसमें एक स्टेटमेंट भी ऐड कर लो कि देयर मे बी सर्कमस्टेंसेज इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। मतलब आप बोलोगे कि मैं ट्रू एंड फेयर वाला रिपोर्ट दूंगा, बट सपोज ऐसे कोई इनकन्सिस्टेंसीज आ गए, मिसस्टेटमेंट्स आ गए, फ्रॉड आ गया, तो आपकी रिपोर्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं ना, डिस्क्लेम हो सकता है ओपिनियन, या तो फिर एडवर्स ओपिनियन आप इशू कर सकते हो, क्वालिफाइड कर सकते हो, तो इन दैट केस आपका रिपोर्ट जो है डिफर हो सकता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट राइट, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के आगे, देन जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनते हैं वो AFRF का आइडेंटिफिकेशन हो गया, और आपका मेन काम रिपोर्ट का भी आपने बता दिया। अब एडिशनली इसका ही इलेबोरेशन, ये क्या बोला है, डिटेल्ड कंटेंट्स है, पहले तो ये देखे हमने वो ओवरऑल कंटेंट्स थे, अब ये डिटेल्ड कंटेंट्स है। हमने फर्नीचर का एग्जाम्पल लिया था, याद है, तो सिमिलरली आपको फर्नीचर कबर्ड बनाना था, तो इसलिए आपने क्या किया, फर्नीचर वाले के पास जाके आपने इलेबोरेट किया आपको क्या चाहिए, कबर्ड कैसे चाहिए, है ना, सिंगल डोर डबल डोर जो भी है आपने इलेबोरेट कर दिया। फिर क्या, सिमिलरली ऑडिटर इलेबोरेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट करेगा। देन क्या, आपने पैसे डिस्कस किए, कितने चार्जेस वो लेगा फर्नीचर वाला, तो फीस, ऑडिटर भी फीस डिस्कस करेगा राइट। फिर वो फर्नीचर वाला क्या बोला, फीस मैं एडवांस में लूंगा थोड़े, है ना, 50% मेरा एडवांस होगा, तो आपने क्या बोला कि ठीक है उसका एक्नॉलेजमेंट कर लो आप, मैं आपको एडवांस दूंगा बट आप इसका एक्नॉलेज करो रिसीट, तो एक्नॉलेज रिसीट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, हम मैनेजमेंट को बोल रहे कि आप हमने आपको जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दिया है आप उसका एक्नॉलेजमेंट दो, आपको वो मिल गया ऐसे आप बता दो। ओके, देन क्या, आप फर्नीचर वाले को क्या बोलोगे, एक्नॉलेजमेंट तो दे दिया आपने, बट हमें बिल भी चाहिए, उसका इनवॉइस भी चाहिए, है ना, तो आप भी क्या बोलो मैनेजमेंट को कि टू प्रोवाइड द रिटन रिप्रेजेंटेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड राइट। अब आपको जो कबर्ड बनाना था उसमें आपने की डिटेल सारे बता दिए, जैसे कि कितने कंपार्टमेंट्स चाहिए एंड ऑल, तो सिमिलरली ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर्स इन द रिपोर्ट। ठीक है, अब आपको फर्नीचर इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आपके छूट जाएंगे, जो भी आप जो डिटेल्स बता रहे हो तो उसमें से कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। सिमिलरली ऑडिट में भी इनहेरेंट लिमिटेशंस आते, तो उसकी वजह से कुछ मटेरियल मिस्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं होंगी राइट। ये सब हो गया, तो आपने फर्नीचर वाले से पूछा कि आप कब तक मुझे ये डिलीवर करोगे, आपका क्या प्लान है, कैसे आप सब अरेंजमेंट्स करने वाले हो ये कबर्ड के रिगार्डिंग, तो सिमिलरली ऑडिटर भी बताएगा अरेंजमेंट्स फॉर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। ओके, अब क्या है, आपने बताया कि ठीक है आप कबर्ड बना रहे हो, बट आप अकेले गए हो सपोज, तो आप क्या बोलोगे, मेरे घर वाले आके भी ये कबर्ड देखेंगे, उनको अच्छा लगा तो ही अप्रूव होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप बताओगे इसमें एंगेजमेंट लेटर में कि पीयर रिव्यू भी हो सकता है हमारी फर्म्स का राइट। नाउ अब ये जब फर्नीचर वाले को आपने बताया कि जो भी आपके रिलेटिव्स है वो आके देखेंगे, वो अप्रूव करेंगे, तो फिर क्या हो गया आपके बीच में डिस्कशन कि ठीक है मैं जब ये फर्नीचर का एक थोड़ा सा वो बन जाएगा तो उसका फिनिशिंग करने से पहले आपको बुला दूंगा, तो आप ये देख लेना, है ना, तो ड्राफ्ट जो फर्नीचर है उसका पीस मैं आपको बता दूंगा, फिर अगर कोई चेंजेस है तो आप बता दो मुझे वही के वही, है ना, तो इसलिए आप भी बोलोगे मैनेजमेंट को सिमिलरली मेक अवेलेबल द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। और फिर आप क्या बोलते हो, आपको 4 दिन में सपोज फर्नीचर चाहिए था, वो कबर्ड चाहिए था, तो आप क्या बोलते हो कि अगर कुछ डिफिकल्टी आ गई विद इन दिस रेंज, कि जब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ और जब आप डिलीवर करोगे इन डेट्स के बीच में अगर कोई डिफिकल्टीज आ गई आपके पास, तो आप मुझे पहले से ही बता देना, ऐसे आपने बोल दिया फर्नीचर वाले को। ठीक है, सिमिलरली ऑडिटर क्या बोल रहा है मैनेजमेंट को कि यू हैव टू इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ द फैक्ट्स which will affect the financial statements for which the management becomes aware during the period from the date of auditor's report to the date financial statements are being issued। ठीक है, हमने रिपोर्ट इशू कर दिया और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने वाले हैं उस गैप में अगर कोई ऐसा इवेंट्स हो गए जिसका
अफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वैसी चीज़ें मैनेजमेंट ने ऑडिटर को इन्फॉर्म करनी है. ओके, एंड व्हेन रिलेवेंट आपने देयर आर सम पॉइंट्स विच विल बी डिस्क्लोज्ड इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर व्हेन रिलेवेंट. जैसे कि अगर आप किसी अदर ऑडिटर्स की इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, जैसे जॉइंट ऑडिट है आपका, है ना, तो अदर ऑडिटर्स की इन्वॉल्वमेंट है, एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनल ऑडिटर्स की इन्वॉल्वमेंट है, या तो फिर प्रेडिसेसर ऑडिटर, मतलब आपका फर्स्ट ईयर ऑडिट है इसलिए आपने जो प्रेडिसेसर पहले वाला ऑडिटर था उसके साथ भी कुछ उसके वर्किंग पेपर्स एंड ऑल वो सब देखना है आपको. तो वैसी चीज़ों की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपको बताना पड़ेगा एंगेजमेंट लेटर में. देन रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर्स लाइबिलिटी, फिर कुछ अगर फर्दर एग्रीमेंट्स होने वाले हैं बिटवीन ऑडिटर एंड एंटिटी तो वो आपको बताने हैं अगर कुछ होते हैं फर्दर एग्रीमेंट्स तो. एंड देन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स. ओके, so these are the contents of audit engagement letter. Now, factors indicating the need for issuing the separate engagement letter in case of recurring audit. आपका सालों से ऑडिट चल रहा है तो क्या आपको हर साल आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की ज़रूरत है क्या? तो उसके लिए भी कोई फैक्टर्स है जिनको आपको देखना पड़ेगा. जैसे कि फर्स्ट फैक्टर हो गया कि ऐसे आपको कोई इंडिकेशन मिला जिससे आपको पता चल रहा है कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रही है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑडिट का आपने जो बोला है वो एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करी है. तो ऐसे अगर होता है तो आप सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करोगे. देन व्हाट, एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कुछ आपको एडिशनल करने के लिए बोला सपोज, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा अपने लेटर में. ठीक है, रिवाइज एंड स्पेशल. अब सारे चेंजेस आते हैं. चेंजेस कौन कौन से चेंजेस होते हैं? सीनियर मैनेजमेंट में, फिर ओनरशिप, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. इसको आप कैसे याद रखोगे? चेंज मतलब कोई एक आप कंपनी इमेजिन कर लो, उसकी बिल्डिंग इमेजिन कर लो, वो बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग्स हो गए सपोज, मतलब साइज ऑफ बिजनेस में चेंज हो गया मान लो. ठीक है, तो साइज ऑफ बिजनेस. फिर क्या है, कंपनी में कौन कौन काम कर रहे होंगे? सीनियर मैनेजमेंट काम कर रहा होगा. कंपनी कौन चला रहा है? ओनर्स उसके चला रहे हैं ना, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप, नेचर, साइज ऑफ बिजनेस. अब कंपनी जो उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो FRF के अकॉर्डिंगली बनते हैं, तो FRF में चेंज आ गया. फिर कंपनी लॉज के हिसाब से चलती है तो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ गया एंड कुछ अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, तो पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर कोई रिवाइज्ड स्पेशल टर्म्स आ गए और फिर ये सारे 6 टाइप के चेंजेस आते हैं. इन दैट केस आपको सेपरेट एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स. सो इसमें क्या है कि पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर और उसकी सब्सिडरी का ऑडिटर मान लो वो एक ही है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट. ठीक है, तो व्हेन द ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, द फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस द डिसीजन वेदर टू सेंड अ सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर टू द कंपोनेंट इंक्लूड द फॉलोइंग. तो सेपरेट एंगेजमेंट लेटर आपको ऑडिट ऑफ कंपोनेंट के केस में कब कब इशू करना है? आपको ये 5 फैक्टर्स देखने हैं. तो फर्स्ट इज किसने आपको अपॉइंट किया है, कंपोनेंट ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया है. फिर क्या है, आपका मेन काम जो है वो रिपोर्ट आपको सेपरेट इशू करना पड़ता है क्या वो कंपोनेंट को, वो आपको देखना है. देन अगर कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट आपको मैंडेट करती है क्या सेपरेट एंगेजमेंट लेटर करने में, जैसे कि बैंक्स के केस में, तो वो आपको देखना है. एंड देन डिग्री, 2 टाइप्स की डिग्री ऑफ ओनरशिप बाय द पेरेंट, कितना ओन कर रहा है वो पेरेंट, और डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कंपोनेंट जो है वो उसके पेरेंट को पूछ रहा है क्या, तो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. कौन अपॉइंट कर रहा है, आपको सेपरेट रिपोर्ट इशू करना पड़ रहा है क्या, फिर कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है क्या आपको सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इशू करने की, देन डिग्री ऑफ ओनरशिप एंड डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी. ओके, तो इन दीज केसेस यू नीड टू इशू द सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. अब आपका जो मेन काम है उस काम पे आते हैं. तो कभी कभी ऐसे होता है, कोई कोई लॉज रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो आपको एक लेआउट वर्डिंग्स ऐसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट के, जो आपके एसेज में बताए गए हैं उसके कंप्लीटली डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसेज. ऐसे अगर होता है, क्योंकि लॉ रेगुलेशन बोल रहा है तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये जो भी बता रहा है उससे यूजर्स मिसअंडरस्टैंड करेंगे क्या मेरे एश्योरेंस को. जैसे कोई रेगुलेटर बोल रहा है कि आपने अकाउंट्स आर करेक्ट ऐसे बोलना है इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आपको क्या मतलब यूजर्स को क्या लगेगा कि अकाउंट्स आर करेक्ट बोल रहे हैं मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं.
बट आप क्या देते हो, आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, है ना। तो इस वजह से यूजर्स मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रू एंड करेक्ट ये वर्ड्स की वजह से इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फेयर। तो आपको वो पहले देखना है वेदर यूजर्स माइट मिसअंडरस्टैंड द अश्योरेंस ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ऐसे है तो आप एडिशनल एक्सप्लेनेशन बता दो कि मैं बोल रहा हूँ अकाउंट्स आर करेक्ट बट ये करेक्ट नहीं है, मैं रीजनेबल अश्योरेंस ही दे रहा हूँ। तो आप देखो कि ये एडिशनल एक्सप्लेनेशन की वजह से वो पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मिटिगेट होगी क्या। अगर वो नहीं होगी, इफ एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन नॉट मिटिगेट द मिसअंडरस्टैंडिंग, देन सीधा आप एक्सेप्ट ही मत करो, अगेन अनलेस लॉ रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ बीच में आता ही है। तो लॉ अगर बोलता है कि करो ठीक है आप विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर लॉ वैसे नहीं बोलता तो आपने क्या करना है, अगर लॉ ने आपको बोला है कि नहीं कुछ भी हो जाए ये ऑडिट एंगेजमेंट आपको एक्सेप्ट करनी ही है, देन इन दैट केस आपको, क्योंकि एसेस मेंशन नहीं कर रही है लेआउट एंड वर्डिंग्स, आपको एसेस का रेफरेंस नहीं देना है अपने रिपोर्ट में, ठीक है। द ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सच लॉ रेगुलेशन डज नॉट कंप्लाई विद द एसेस, अकॉर्डिंगली द ऑडिटर शैल नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द ऑडिट हैविंग बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसेस। ठीक है, आप मैंने एसेस के अकॉर्डिंगली ऑडिट किया है, ऐसे आप रेफरेंस मत दो कि। तो अगर ऐसे कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट है लॉ रेगुलेशन की फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो आपको पहले देखना है कि यूजर ने मिसअंडरस्टैंड, यूजर करेगा क्या मेरे इंश्योरेंस को। अगर वो करेगा ऐसे आपको लग रहा है, तो आप एडिशनल एक्सप्लेनेशन दो विच विल मिटिगेट द पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर फिर भी मिटिगेट नहीं हो रहा है तो आप ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करो। बट अगर लॉ बोल रहा है कि एक्सेप्ट करनी ही है, तो इन दैट केस आप एसेज का रेफरेंस मत दो। आप ऐसे मत बताओ कि मैंने ऑडिट एसेज के अकॉर्डिंगली किया है। ओके, yes, so this was the revision of essay 210. I will be also posting a quick last day revision video of essay 210. So also on this channel I am posting daily videos where we are covering concepts in which we don't make the long boring videos but the precise concept wise videos. We cover the questions from RTPs, MTPs, past exam and more such extra questions, and the answers here are discussed as per the ICAI marking system. So do visit the channel and see you in the next video. Till then, bye bye.